Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 11th May 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about strategic convergence between US, UAE, Saudi Arabia and India. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. सो करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो हाल फिलहाल में सऊदी अरबिया क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक मीटिंग की विद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ यूएस, यूएई एंड इंडिया. तो द मीटिंग हाईलाइटेड द कन्वर्जेंस ऑफ द स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट ऑफ दीज कंट्रीज एंड ये जो कंट्रीज़ हैं इनका स्ट्रैटेजिक जो कन्वर्जेंस है दैट कुड बी सीन इन I2U2 ग्रुपिंग ऑल्सो. अब आप कहेंगे कि सर I2U2 में तो इंडिया है, इजराइल है, यूएई है और यूएस है, सऊदी अरबिया तो है नहीं. येट आप अगर यूएई उस ग्रुप का मेंबर है तो आप मान सकते हैं कि इनडायरेक्टली सऊदी अरबिया इज़ ऑल्सो हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन I2U2 ग्रुपिंग. आगे हम देखेंगे कि वाई सऊदी अरबिया इज़ नॉट डायरेक्टली inclined or engaged in I2U2 right now, but in future Saudi Arabia may also join this group. तो मुद्दा ये है कि वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहा है हाल फिलहाल में, और उसी को लेकर के ये अच्छा आर्टिकल लिखा है सी राजा मोहन साहब ने. इनका आर्टिकल हमेशा ही जो इंडियन एक्सप्रेस में होता है इंटरनेशनल रिलेशंस पे वो इम्पॉर्टेंट होता है, अच्छा होता है. तो देखते हैं क्या क्या बातें उन्होंने डिस्कस की हैं. ये जो करंट डेवलपमेंट है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये जो आर्टिकल लिखा है सी राजा मोहन साहब ने उसमें जो आइडियाज़ उन्होंने डिस्कस किए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं. तो देखते हैं क्या करके. तो इस आर्टिकल में सी राजामोहन साहब पहले स्टार्ट करते हैं विथ इंडियाज ट्रेडिशनल अप्रोच विथ रिस्पेक्ट टू मिडिल ईस्ट. देखिए मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया मोर और लेस एक सेम ही रीजन को कहा जाता है. मिडिल ईस्ट आप कह सकते हैं वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से, जब कॉलोनियल टाइम था, कॉलोनाइजेशन का टाइम था वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, तब उस रीजन को मिडिल ईस्ट कहा जाता था, क्योंकि ब्रिटेन या जो ग्रीनविच वाला लाइन है उसको अगर आप सेंटर मान लें पूरे दुनिया का तो उससे वो थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में, मिडिल ईस्ट उस लिहाजे से, जबकि उसी रीजन को आज के डेट में हम लोग वेस्ट एशिया कहते हैं. तो नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी इज़ कंसिडर्ड एज ट्रेडिशनल अप्रोच विथ रिस्पेक्ट टू मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया. क्या थी नेहरू की पॉलिसी? नेहरू सपोर्टेड अरब नेशनलिज्म. तो ये अरब नेशनलिज्म क्या है इसको समझने के लिए आपको इज़राइल पैलेस्तीन की कन्फ्लिक्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. इज़राइल और पैलेस्तीन की कन्फ्लिक्ट बेसिकली आप कह सकते हैं सेक्टोरियन या रिलीजियस कन्फ्लिक्ट है बिटवीन जूस एंड इस्लामिक पीपल. तो पैलेस्टीनियंस आर अरब स्पीकिंग इस्लामिक पीपल, जबकि इजरायली पीपल आर जूस हु क्रिएटेड जूस स्टेट इन द करेंट रीजन जहाँ पे इज़राइल सेटल्ड है. तो इसके डिटेल में हमने यहाँ नहीं जाएंगे. इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 21 मई 2020. उसको जाकर के आप देख सकते हैं. अच्छा खासा 20-25 मिनट का डिस्कशन है. मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सबको पता है इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट के बारे में, और स्टार्टिंग से ही जवाहरलाल नेहरू की जो पॉलिसी थी वो थी इन फेवर ऑफ पैलेस्तीनियंस. ही सपोर्टेड अरब नेशनलिज्म and he basically equated Zionism, मतलब इजराइलीज या जूस सेटलमेंट इन दिस रीजन विथ इम्पीरियलिज्म. जिस तरीके से ब्रिटिशर्स आकर के उन्होंने हमारे ऊपर कंट्रोल बनाया, इम्पीरियलिस्टिक प्रैक्टिसेस की, वैसे ही जवाहरलाल नेहरू इक्वेटेड जायोनिज्म, मूवमेंट ऑफ जूस पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड सेटलिंग इनटू दिस पर्टिकुलर रीजन, जिसको जायोनिज्म मूवमेंट कहा जाता है, उसको उन्होंने इम्पीरियलिज्म से इक्वेट किया. तो आप कह सकते हैं कि इंडिया डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम इजराइल राइट सिंस बिगिनिंग. इंडिया ने अपना पूरा जो सपोर्ट है वो पैलेस्टीनियन कंसर्न के लिए दिखाया, स्टार्टिंग से ही अरब नेशनलिज्म के लिए दिखाया. इनफैक्ट 1988 में इंडिया बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट. तो आखिर इस तरह का अप्रोच के पीछे, नेहरू फॉरेन पॉलिसी के इस तरह के अप्रोच के पीछे क्या कारण थे वो ज़रा देखते हैं. मेन सबसे पहला कारण था डोमेस्टिक फैक्टर. हमारे देश में लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन है, और उस टाइम में नेहरू की समझ ऐसी थी कि अगर हम लोग प्रो इज़राइल स्टैंड लेते हैं तो हमारे देश की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो हमारी सरकार को एंटी माइनॉरिटी की तरह देखेगी, और हो सकता है कि फिर जो सेक्टोरियन जो टेंडेंसीज़ हैं वो और ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाएं, क्योंकि उस टाइम में ताज़ा देश का पार्टीशन हुआ था. तो नेहरू अब नहीं चाहते थे कि जो मुसलमान हमारे देश में रह रहे हैं उनके मन में कोई भी इनसिक्योरिटी आए.
इसलिए नेहरू framed a foreign policy completely in line with the interest of Palestinians. तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है कि हाउ डोमेस्टिक फैक्टर्स शेप फॉरेन पॉलिसीज़. दूसरा, नेहरू डिड नॉट वांटेड टू एंटागोनाइज अरब कंट्रीज़. अरब कंट्रीज़ बहुत सारे मामलों में इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उस टाइम में भी थे. उस टाइम में ऑयल फैक्टर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था या फिर डायस्पोरा फैक्टर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी उस वक्त भी अरब कंट्रीज़ वेर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया एज फार एज POK कन्फ्लिक्ट वाज कंसर्न्ड. नेहरू वांटेड वेस्ट एशिया सपोर्ट ऑन POK. नेहरू चाहते थे कि जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो पाकिस्तान पे दबाव बनाए ताकि POK का जो इशू है वो रिजॉल्व हो पाए. तो नेहरू इक्वेटेड पाकिस्तान ऑक्यूपेशन ऑफ द POK रीजन विथ इज़राइल ऑक्यूपेशन ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट. जिस तरीके से इसराइल ने इस एरिया में कब्जा किया है, नेहरू ने इसी तरीके से इक्वेट करने की कोशिश की पाकिस्तान का ऑक्यूपेशन, इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ द कश्मीर POK रीजन. और तीसरा ऑफ कोर्स नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी, डिफाइनिंग फॉरेन पॉलिसी आज़ादी के बाद, वो दो थी: पंचशील टू डील विद द नेबरिंग कंट्रीज एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एट द इंटरनेशनल स्केल. तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करते हुए इंडिया डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम इज़राइल बिकॉज इज़राइल वाज एन इम्पॉर्टेंट अलाई ऑफ द US. तो इज़राइल के साथ अलाइनमेंट का मतलब था समहाउ वी वर अलाइनिंग विद द US दैट इंडिया डिड नॉट वांटेड टू हैव. और इस कारण से इंडिया डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम इज़राइल और इंडिया lent its support to the Palestinian concern, which were basically the third world country who were the main party of non-alignment movement. तो ये तीन कारण थे नेहरू के फॉरेन पॉलिसी इस तरीके की होने की, इज़राइल से पूरी तरह से डिस्टेंस बनाने के पीछे और अपना पूरा सपोर्ट अरबिक कंट्रीज़ को देने के पीछे. लेकिन इस अप्रोच का क्या नुकसान हुआ? इस अप्रोच से धीरे धीरे कुछ भारत को नुकसान भी झेलना पड़ा. पाकिस्तान, जब हमने इजराइल से दूरी बनाई तो हम धीरे धीरे US से भी दूर हो गए और पाकिस्तान ने इसका फ़ायदा उठाया एंड पाकिस्तान ज्वाइंड द US ब्लॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम. यू ऑल नो कि पाकिस्तान ने बगदाद पैक्ट साइन करके 1955 में कोल्ड वॉर के टाइम में इट ज्वाइंड द US ब्लॉक टू काउंटर USSR, दैट इज़ द कम्युनिस्ट ब्लॉक. और इस तरीके से पाकिस्तान US एक्सिस डेवलप हुआ. और आपको एक बात जाननी चाहिए कि चाइना, वैसे तो चाइना भी कम्युनिज्म प्रैक्टिस करता है अपने तरीके से, माओ की जो कम्युनिज्म है, लेकिन चाइना कम्युनिज्म के बावजूद भी चाइना और सोवियत यूनियन के बीच में कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं. क्योंकि चाइना के लीडर माओ जेदांग, ही वांटेड कि चाइना शुड बी द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट कंट्रीज, not USSR. एंड USSR ऑफ कोर्स वांटेड कि USSR शुड लीड द कम्युनिस्ट कंट्रीज, क्योंकि USSR वही जगह है जहाँ पे 1917 में कम्युनिज्म या मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज़ की इम्प्लीमेंटेशन शुरू की लेनिन ने. तो चाइना और सोवियत यूनियन के बीच में एक डिफरेंसेस क्रिएट हुए 1960s के अर्ली स्टेज में ही, क्योंकि बोथ वांटेड टू बी लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट वर्ल्ड. और इस कारण से चाइना moved out of the USSR block and indirectly, implicitly China joined the US block. तो जान करके आपको आश्चर्य होगा, China was indirectly during the Cold War time, it was implicitly aligned with the US block, though China followed communist practices and US block of course stood for the liberal market model. तो China US Pakistan axis बन गया and that created existential threat for India. Existential मतलब permanent threat. US तो फिर भी दूर है, लेकिन अब US के दो अलाइज, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना, दैट क्रिएटेड एग्जिस्टेंशियल परमानेंट एग्जिस्टिंग थ्रेट को इंटरनेशनल रिलेशंस में कहा जाता है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फ्रॉम टू साइड्स, एक साइड से चाइना, दूसरे साइड से पाकिस्तान. और नेहरू की इस फॉरेन पॉलिसी का नुकसान ये हुआ कि US ने भी हमारा आर्म ट्विस्टिंग करना शुरू किया. तो आपको पता होगा कि US ने PL 480 प्रोग्राम कैंसिल कर दिया. कुछ दिनों पहले भी मैंने ये PL 480 का जिक्र किया था अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में. तो जब इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी PL 480 प्रोग्राम की या फूड एड की, उस टाइम में US ने अपना ये फूड एड प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, जिस कारण से इंडिया के अंदर अक्यूट फूड क्राइसिस देखा गया 1960s में. थैंक्स टू ग्रीन रिवॉल्यूशन दैट फॉलोड लेटर ऑन, इंडिया सर्वाइव्ड समहाउ एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली नाउ वी आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ फूड ग्रेन. इससे रिलेटेड आर्टिकल हम लोग कर चुके हैं.
तो ये सब नतीजा हुआ इंडिया के ट्रेडिशनल अप्रोच का, नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी का, कि हमने जब यूएस से दूरी बनाई, इजराइल से दूरी बनाई, और इसका नतीजा ये हुआ पाकिस्तान की नज़दीकी बढ़ गई यूएस के साथ, पाकिस्तान चाइना एक्सिस बन गया, यूएस स्टार्टेड टू आर्म ट्विस्टर्स एंड मजबूरी में इंडिया दो फॉलोड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया को रिलाई करना पड़ा, डिपेंड होना पड़ा यूएसएसआर के साथ। तो हम नैम फॉलो करते थे, बट आप सोचिए 1971 के टाइम में जब रेफ्यूजी क्राइसिस इंडिया में हो रहा था फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान साइड, उस टाइम में इंडिया हैड टू इंटरवीन इनटू द मैटर और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था यूएस। तो यूएस को काउंटर एक्ट करने के लिए, यूएस फैक्टर को नलीफाई करने के लिए इंडिया को यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करनी पड़ी, इंडिया यूएसएसआर फ्रेंडशिप एग्रीमेंट इन 1971। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडिया को यूएस के कारण ही यूएसएसआर के साथ अलाइन होना पड़ा और अपनी जो नैम की पॉलिसी है उससे थोड़ा सा डेविएट होना पड़ा, और इस कारण से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया यूएसएसआर के रिलेशंस मजबूत होने लगे। और आफ्टर 1991 व्हेन यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड, तो इंडिया और रसिया के रिलेशंस मजबूत रहे। इंडिया एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इम्पोर्टेड अबाउट मोर देन 80% ऑफ द डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स फ्रॉम रसिया, अर्लियर यूएसएसआर। आज भी वो कम हुआ है, बट इट इज़ स्टिल अबाउट 45 to 50% ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम रसिया। तो मैं आपको सारी बातें क्या समझा रहा हूँ, इंडिया ने आज़ादी के बाद से नेहरूवियन पॉलिसी का नतीजा था कि नैम फॉलो करना शुरू किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। बट यूएस की पॉलिसी और इंडिया की जो अप्रोच थी यूएस से डिस्टेंस बनाए रखने की, लेकिन यूएस की पॉलिसी पाकिस्तान को सपोर्ट करने की, उसका नतीजा ये हुआ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय 1970s इंडिया को यूएसएसआर के साथ अलाइनमेंट करना पड़ा। और दैट इज़ वाई इंडिया शेयर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल रिलेशंस विद यूएसएसआर, लेटर ऑन रशिया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी अच्छा एक वीडियो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब का, जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ के रिपोर्टर, यूएस के रिपोर्टर लगातार दबाव दे रहे हैं कि आखिर इंडिया अभी भी रसिया के साथ क्यों खड़ा है जब रसिया क्रीमिया पे इस तरह की एट्रोसिटीज़ कर रहा है। उस पर एस जयशंकर साहब कितना अच्छा जवाब देते हैं, ज़रा देखिए। देखिए तो अभी के टाइम में यूएस और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज डेमोक्रेसी का आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं और इंडिया को कह रहे हैं कि वाई आर यू स्टिल सपोर्टिंग रसिया और स्टिल कोलैबोरेटिंग विथ रसिया। बट व्हाट अबाउट दीज कंट्रीज व्हेन दे कोलैबोरेटेड और सपोर्टेड पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया? So this is how our external affairs minister says कि when you talk about democracy we talk about history and that is the reason why we share such a strong ties with Russia। तो ये जो आर्टिकल है इसकी मदद से मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी आज़ादी के बाद थी, नेहरू की फॉरेन पॉलिसी, नैम की, इजराइल और यूएस से दूरी बनाए रखने की, लेकिन फिर यूएस ने हमें कोर्स करना शुरू किया, आर्म ट्विस्ट करना शुरू किया, धीरे धीरे हम लोग थोड़ा बहुत रसिया के साथ अलाइन होने शुरू हुए। अब सीधा मॉडर्न टाइम्स में आ जाते हैं, 21st सेंचुरी में आ जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और अब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों सेम पार्टी से, सेम आइडियोलॉजी के, तो नेचुरली इनका अप्रोच जो है वो बदला है। लेकिन पार्टी या आइडियोलॉजी कम कारण है अप्रोच बदलने के पीछे, बड़ा कारण है सिचुएशंस जो बदले हैं, जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस जो बदले हैं 21st सेंचुरी में, वो बड़ा कारण है इंडिया का अप्रोच यूएस और इजराइल को लेकर के जो बदला है उसके पीछे। तो करंट अप्रोच देखते हैं, फिर देखेंगे कि आखिर क्या क्या इवेंट्स हुए जिस कारण से इंडिया का अप्रोच इजराइल और यूएस को लेकर के बदला है। तो करंट गवर्नमेंट अप्रोच रिगार्डिंग वेस्ट एशिया हैज़ चेंज्ड ऑफ कोर्स एंड इट इज़ नॉट जस्ट चेंज्ड बट इट इज़ ऑलमोस्ट कॉन्ट्रास्ट टू द नेहरूवियन पॉलिसी। जो नेहरू की फॉरेन पॉलिसी थी इजराइल और यूएस को लेकर के, उसका लगभग अपोजिट है आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू इजराइल एंड यूएस। तो
आज के टाइम में वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर टाइज विथ इजराइल। वी हैव गिवन, हमने फुल डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दिया था इजराइल को 1992 में। उसके पहले पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे थे नहीं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा कुछ आप मत देखिए। 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस देने के, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश करने के पीछे एक कारण था 1991 में इंडिया का एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इंडिया धीरे धीरे इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा था और इंडिया वाज एक्सपेक्टिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि यूएस को खुश करने के लिए इंडियरिंग पॉलिसी आप मान ले सकते हैं कि इजराइल को हमने डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दे दिया 1992 में। लेकिन इजराइल के साथ सच में अच्छे संबंध बनाने की शुरुआत हुई 2003 से, जब उस टाइम के हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शैरन को इंडिया इनवाइट किया। उस टाइम में हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने इंडिया और इजराइल को नेचुरल अलाइज कहा कि वी आर नेचुरल अलाइज बिकॉज वी आर फेसिंग सिमिलर काइंड ऑफ थ्रेट, दैट इज़ एग्जिस्टेंशियल टेररिज्म थ्रेट। तो आप सोचिए, रेडिकल इस्लामिज़म, पैलेस्टीनियंस के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं हमास वगैरह, उनको और हमारे यहाँ के जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाने वाले जो जैसे मोहम्मद वगैरह हैं, इन सबको इनडायरेक्टली इक्वेट कर दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कॉलिंग इंडिया एंड इजराइल नेचुरल अलाइज। वाई नेचुरल अलाइज? बिकॉज वी आर फेसिंग सिमिलर काइंड्स ऑफ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। तो ये एक बड़ी शुरुआत थी इंडिया और इजराइल के रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की। और फिर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी इजराइल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। बायलैटरल विजिट्स हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इजराइल इन 2017। और अब इजराइल के साथ हमने ये मल्टीलैटरल अलायंस भी साइन कर लिया है, I2U2 ग्रुप, विच इज़ ऑल्सो नोन एज वेस्ट एशिया क्वाड। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो माना जा सकता है कि नेहरूवियन जो पॉलिसी थी इजराइल को लेकर के या यूएस को लेकर के, अमेरिका या इजराइल एक साथ हम लेकर के चल रहे हैं, वो कॉन्ट्रास्ट में है मोदी डॉक्ट्रिन के, एज फार एज इजराइल और यूएस के साथ हमारे रिलेशंस की अगर बातचीत की जाए तो। लेकिन ये जो फॉरेन पॉलिसी के बीच में इतना कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंसेस है, ये इस कारण से नहीं है कि जो बीजेपी पार्टी है उसकी अपने जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं वो अलग हैं कांग्रेस से, ये कारण कम है। बड़ा कारण है, अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मेरा मतलब है कि थोड़ा तो आपको पता है ना कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी से अलाइन करके देखा जाता है बीजेपी पार्टी को। तो नेचुरली दिस पार्टी विल नॉट बी वेरी मच कंसर्न्ड कि हाउ the minority community of our country will perceive when we align with Israel. This party will mainly see India's overall interest, national interest, rather than appeasement of minority. ये एक तरीका होता है जस्टिफाई करने का कि क्यों मौजूदा जो पार्टी है या मौजूदा जो सरकार है वो इजराइल के साथ अपने संबंध अच्छे करने में लगी है। लेकिन मैं कहूँगा, और इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर्स में आपको हिंदुत्व वगैरह ये सब नहीं लिखना है, मैं कहूँगा कि कारण जो है वो आइडियोलॉजी नहीं है कि जो मौजूदा पार्टी उसकी आइडियोलॉजी अलग है। बड़ा कारण है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस हैं वो बदले हैं, जिस कारण से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इजराइल और यूएस दोनों को लेकर के बदली है। क्या कारण है वो जरा देखते हैं, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं। तो नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी, इट सपोर्टेड अरब नेशनलिज्म, इट इक्वेटेड जायनिज्म विथ इंपीरियलिज्म। फिर क्या हुआ देखिए, लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 1990s वाला जो डिकेड था, तब तक चाइना स्टार्टेड टू इमर्ज एज ए थ्रेट टू यूएस हेजेमनी। यूएस की हेजेमनी स्टैब्लिश हो चुकी थी। हेजेमनी मतलब होता है अनचैलेंज्ड, अनक्वेश्चनड डोमिनेंस। तो यूएस की हेजेमनी स्टैब्लिश हो गई थी मोर और लेस 1980s में, जब यूएसएसआर डिक्लाइन कर रहा था। और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ ही यूएस इमर्ज्ड एज द हेजेमन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। लेकिन तभी दूसरे तरफ से चाइना स्टार्टेड टू राइज एंड विच सीमिंगली अपीयर टू बी द थ्रेट टू यूएस हेजेमनी। तो चाइना थ्रेट बन रहा था। अब चाइना को काउंटर करने के लिए कौन सा देश यूएस के काम आ सकता है? ऑफ कोर्स इंडिया। और इसी कारण से यूएस ने धीरे धीरे इंडिया के साथ अपने संबंध सुधारने शुरू किए। चाइना फैक्टर, तो पहला फैक्टर है चाइना का राइज, और चाइना को रोकने के लिए इंडिया का सपोर्ट करना शुरू किया यूएस ने। 9/11 अटैक हुआ यूएस के ऊपर। 9/11 जब अटैक हुआ यूएस के ऊपर 2001 में, उसके बाद से यूएस ने सीरियसली लेना शुरू किया रेडिकल इस्लाम को।
और रेडिकल इस्लाम टेररिज्म को। और उसके बाद से यूएस ने पाकिस्तान से दूरी बनानी शुरू की और उसके बाद से यूएस ने इंडिया के साथ ज़्यादा कोलैबोरेशन करना शुरू किया। यू नो ओसामा बिन लादेन वाज कैप्चर्ड फ्रॉम पाकिस्तान ओनली, राइट। सो आप मान सकते हैं कि ये जो दो इवेंट्स हैं दे वर पॉजिटिव टर्न इन इंडिया यूएस रिलेशंस। और चाइना पाकिस्तान रसिया एक्सेस बनने लगा। मैंने आपको क्या बताया था, कोल्ड वॉर के टाइम में चाइना पाकिस्तान यूएस एक्सेस बन रहा था, लेकिन 1990s के बाद से व्हेन चाइना स्टार्टेड टू राइज एज ए थ्रेट फॉर यूएस और पाकिस्तान से धीरे धीरे अमेरिका ने दूरी बनानी शुरू की आफ्टर 9/11, तो चाइना पाकिस्तान एक्सेस ज़्यादा मजबूत होने लगा क्योंकि कॉमन एनिमी इंडिया। और नेचुरली रसिया चाइना वापस से नज़दीक आने लगे बिकॉज रसिया वांटेड टू रिवाइव इट्स लॉस्ट ग्लोरी अगेंस्ट यूएस और चाइना भी यूएस को काउंटर करना चाह रहा था। तो दैट इज़ हाउ अ न्यू एक्सेस क्रिएटेड इन 21st सेंचुरी, चाइना पाकिस्तान रसिया एक्सेस। और ये कारण है कि रसिया से धीरे धीरे इंडिया के डिफरेंसेस बनने लगे और इंडिया के अच्छे संबंध बनने लगे यूएस से। तो हम रसिया के साथ हमेशा से ही अच्छा टाइज मेंटेन करते रहे हैं। हमारे और रसिया के बीच में कुछ अंतर आया नहीं है, रिलेशंस वैसे ही हैं, लेकिन इक्वेशंस हमारे आसपास के बदल चुके हैं। यूएस हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाह रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए और रसिया चाइना के साथ कोलैबोरेट करना चाह रहा है यूएस को काउंटर करने के लिए, और इस कारण से हमारे और रसिया के बीच में दूरी आ रही है। अदरवाइज डायरेक्टली इंडिया और रसिया के रिलेशंस में कभी कोई खास मेजर टर्बुलेंस आया नहीं है। और फिर हुआ है 2020 में अब्राहम एकॉर्ड्स। अब्राहम एकॉर्ड्स क्या है, जिसमें यूएई जो आप कह सकते हैं सऊदी अरबिया का एक अलाई है, जो पैलेस्टीनियन ग्रुप्स को, अरबिक कंट्रीज़ का लीडर है सऊदी अरबिया। अरबिक कंट्रीज़ का लीडर है सऊदी अरबिया, यानी कि पैलेस्टीनियन कंसर्न को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है सऊदी अरबिया। उसका एक इम्पॉर्टेंट अलाई है यूएई। यूएई ने इजराइल के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो आप मान सकते हैं कि इनडायरेक्टली सऊदी अरबिया ने भी 2020 तक जाते जाते पैलेस्टीनियंस कंसर्न को धीरे धीरे थोड़ा डाउन प्ले करना शुरू कर दिया। एंड सऊदी अरबिया यूएई आर शोइंग सम विलिंगनेस टू हैव गुड टाइज विथ इजराइल। तो इस वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स में जो इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट था, जो मेजर डिवाइडिंग लाइन था, दैट स्टार्टेड टू गेट ब्लर्ड विथ अब्राहम एकॉर्ड्स विच वर मेडिएटेड बाय यूएस। इसमें सीधा सीधा सऊदी अरबिया नहीं है, क्योंकि सऊदी अरबिया अभी सीधा फेस नहीं बनना चाहता, क्योंकि सऊदी अरबिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रेडिकल है, तो वो वहाँ की सरकार के खिलाफ रिवोल्ट ना कर दे, इसलिए सीधा सीधा सऊदी अरबिया अब्राहम एकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं है। अब ये सारे इक्वेशंस बदल चुके हैं, राइट। यूएस के साथ हमारे संबंध अच्छे हो गए हैं, चाइना पाकिस्तान रसिया एक्सेस बन रहा है और अब्राहम एकॉर्ड्स हो चुका है, यानी कि वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में अब ये जो इजराइल पैलेस्टीन डायनेमिक्स है ये इतना स्ट्रांग नहीं रहा। तो नेचुरल सी बात है कि नेहरूवियन पॉलिसी जहाँ पे हम इजराइल से दूरी बना रहे थे, अब हम इजराइल से क्लोजनेस कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट कंट्री एज फार एज आवर डिफेंस एंड अदर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज कंसर्न। तो इट इज़ नेशनल इंटरेस्ट, नॉट ideology of any political party which is guiding shift in India's foreign policy with respect to Israel and the US. And you see नेहरू पॉलिसी और मोदी डॉक्ट्रिन के बीच में इतने सारे जियोपॉलिटिकल चेंजेस आए हैं इन द वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब्राहम एकॉर्ड्स की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, देखिए वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स में 3 मेजर पावर माने जाते हैं, इजराइल, ईरान एंड सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया स्टैंड्स फॉर अरबिक कंट्रीज, ईरान फॉर पर्शियन कल्चर एंड इजराइल ऑफ कोर्स जूस। तीनों के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में कल्चरल कन्फ्लिक्ट है सिया एंड सुन्नी का। सऊदी अरबिया रिप्रेजेंट सुन्नी एंड ईरान रिप्रेजेंट सिया ग्रुप। सऊदी अरबिया के साथ बाकी सारे अलाइज कंट्री हैं जैसे यूएई वगैरह। अब अब्राहम एकॉर्ड्स के बाद आप मान सकते हैं कि ये वाला जो एक्सेस है ये धीरे धीरे बर्न डाउन हो रहा है, ब्लर हो रहा है, और अब धीरे धीरे ये जो कन्फ्लिक्ट है इट इज़ कमिंग डाउन बिटवीन इजराइल एंड सऊदी अरबिया ऑन वन साइड एंड ईरान ऑन द अदर साइड। मैंने आपको पहले भी कहा कि सऊदी अरबिया भी सीधा सीधा सामने नहीं आ रहा है, बट इट इज़ indirectly negotiating with Israel. You see, covert Israeli-Saudi Arabia meeting is also going on. तो मैंने ये सारा का सारा डिस्कशन सी राजामोहन साहब का ये आर्टिकल इतना डिटेल में इसलिए कवर किया है ताकि मैं आपको ये मोटा मोटा ये काम करा सकूँ। मुझे पता है कि आपको प्रशांत सर ने काफ़ी अच्छे से इंटरनेशनल रिलेशंस में करा दिए हैं सारी चीज़ें, इंडिया यूएस रिलेशंस, इंडिया रसिया रिलेशंस। मेरा गोल रहता है करंट अफेयर्स की मदद से चीज़ों को रिवाइज़ करा देना ताकि चीज़ें आपके दिमाग में फ्रेश रहें। तो एक्सप्लोर द चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ इंडिया यूएस या इंडिया रसिया रिलेशंस, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है
ताकि मैं आपको एक बेसिक थ्रेड आपके दिमाग में फिट कर दूं। इंडिया यूएस रिलेशंस और इंडिया रसिया रिलेशंस साथ ही साथ पढ़ना चाहिए, पैरेलल पढ़ना चाहिए। दोनों के डायनेमिक्स आपको एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड देखने चाहिए। तो इंडिया यूएस या इंडिया रसिया रिलेशंस को आप फेज 1 में देखिए। 1947 हमारे आज़ादी से लेकर के 1991 जब तक कोल्ड वॉर चल रहा था, इंडिया नैम पॉलिसी को फॉलो कर रहा था। पाकिस्तान ने बगदाद पैक्ट ज्वाइन कर लिया और एक तरफ सोवियत चाइना स्प्लिट हो गया ऑन द इशू ऑफ लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट वर्ल्ड। तो इस तरीके से चाइना पाकिस्तान यूएस एक्सेस बन गया अगेंस्ट इंडिया, और इसी कारण से यूएस ने PL 480 कैंसिल कर दिया ड्यूरिंग 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर। और 1971 रेफ्यूजी क्राइसिस जब इंडिया में हुई बिकॉज ऑफ इशूज़ इन ईस्ट पाकिस्तान, तो मजबूरी में फिर इंडिया को सोवियत यूनियन के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करना पड़ा, क्योंकि हमें यूएस फैक्टर को नलीफाई करना था ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। आप देखो यूएस इतना ज़्यादा एंटी इंडिया था उस वक्त कि 1974 में जब हमने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तो यूएस ने हमारे ऊपर कई सारे ट्रेड सैंक्शंस लगाए। इनफैक्ट एक अलग से ग्रुप बनाया यूएस ने, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, 1974 में ही बनाया, ताकि इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर मटेरियल्स का सपोर्ट ना मिल पाए फ्रॉम अदर कंट्रीज हु हैव इट। 1991 एंड ऑफ कोल्ड वॉर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। और ये जो 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हुआ है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ, और इंडिया का LPG रिफॉर्म्स, दीज आर नॉट कंप्लीटली टू अनकनेक्टेड इवेंट्स। दोनों में रिलेशन है। इंडिया भी कुछ हद तक क्लोज्ड मॉडल फॉलो कर रहा था, इकोनॉमिक मॉडल, और जब यूएसएसआर खुद डिसइंटीग्रेट हो गया, सोशलिस्ट मॉडल का जो टॉर्च बियरर है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो नेचुरल सी बात है कि इंडिया को भी ये बात समझ आ गई कि क्लोज्ड सोशलिस्ट मॉडल इज नॉट गोइंग टू वर्क, एंड इंडिया वेंट फॉर LPG रिफॉर्म्स। ऑफ कोर्स वी आर फेसिंग सम अक्यूट चैलेंजेस दोज टाइम्स, BOP क्राइसिस चल रहा था, एंड IMF ने बेल आउट से पहले ये कंडीशंस रखे थे हमारे ऊपर कि विल हैव टू ब्रिंग LPG रिफॉर्म्स, बट LPG रिफॉर्म्स where because India knew कि market model, liberal model is the only way, because USSR itself failed. तो these are two interconnected things. तो इंडिया बेसिकली अपनी इकोनॉमी को ओपन करने लगा 1991 ऑनवर्ड्स। जैसे इंडियन इकोनॉमी ओपन होने लगी, नेचुरल सी बात है कि अमेरिका का इंटरेस्ट इंडिया में जागेगा, क्योंकि इंडिया का लार्ज पॉपुलेशन, तो अमेरिकी कंपनियां जो हैं दे बिकेम इंटरेस्टेड इन इंडिया बिकॉज ऑफ LPG रिफॉर्म्स। और 1991 से लेकर के 2000 वाला जो फेज था, उसमें कॉमर्शियल इंटरेस्ट इंडिया के अंदर यूएस का जागना शुरू हुआ, एंड यूएस स्टार्टेड टू सॉफ्ट इट्स स्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। वैसे भी कोल्ड वॉर खत्म हो गया था, कोल्ड वॉर डायनेमिक खत्म हो गए थे, लेकिन कोल्ड वॉर खत्म होने का नतीजा क्या हुआ कि यूएस पुल्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान। USSR तो ऑलरेडी हैड पुल्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान, तो जो वहाँ के जो रेडिकल मुजाहिदीन्स थे वो धीरे धीरे उन्होंने ग्रुप बना दिया तालिबान, और वो तालिबान फिर इंडिया के खिलाफ जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म प्रैक्टिस करने लगा। तो इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से परेशान होकर के, उसी टाइम में कांधार वाला जो प्लेन हाईजैक वगैरह ये सब चीज़ें हुई थी, तो 1990s वाला जो डिकेड था उस टाइम में इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से परेशान होकर के इंडिया ने एक रिजोल्यूशन रखा था UNSC में, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, जहाँ पे यूएस ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखाया, क्योंकि यूएस को इस टाइम में लगता था कि टेररिज्म, रेडिकल इस्लाम से उसको कोई खतरा नहीं है। तो CCIT जो इंडिया ने प्रपोज किया था UNSC में, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म को कर्ब किया जा सके, उसमें यूएस ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो 1991 से 2000 वाला फेज था जब यूएस का इंटरेस्ट इंडिया के प्रति चेंज हुआ था, बट ओनली कॉमर्शियल इंटरेस्ट, नो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, नो डिफेंस इंटरेस्ट, नथिंग लाइक दैट। धीरे धीरे हुआ क्या, फेज 3 2001 में यूएस के ऊपर 9/11 अटैक हुआ, एंड यूएस स्टार्टेड टू टेक टेररिज्म मोर सीरियसली। इट स्टार्टेड क्रैकडाउन ऑन इस्लामिक टेररिज्म, यू स्टार्टेड टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम पाकिस्तान, और दूसरे तरफ राइज हो रहा था चाइना का। और चाइना का जब राइज हो रहा है यूएस की हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए, तो नेचुरल सी बात है कि यूएस विल ट्राई टू सपोर्ट इंडिया मिलिटरली, ताकि हम चाइना को काउंटर कर पाएँ। और फिर यूएस का इंटरेस्ट इंडिया के अंदर जाएगा, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। इसको कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये यूएस की बेट एंड ब्लीड पॉलिसी है। यूएस को किसी भी कंट्री को नीचे लाना होता है तो उससे डायरेक्ट नहीं उलझता है वो, इट डज नॉट कन्फ्रंट दैट कंट्री डायरेक्टली, इट बेट सम अदर कंट्री and then it is allows both sides to bleed. So US is basically allowing India, it is baiting India, and then it is expecting India and China to bleed.
दैट इज़ यूएस बेट एंड ब्लीड पॉलिसी, एंड दैट इज़ वाई यूएस ने इंडिया के साथ कई सारे स्ट्रैटेजिक अलायंसेस करने शुरू किए हैं 21st सेंचुरी में। एक तो पाकिस्तान से वो दूरी बना रहा है, और चाइना का राइट जो है मजबूरी में यूएस को इंडिया को स्ट्रैटेजिक तरीके से सपोर्ट करने में मदद कंपेल कर रहा है। एंड दैट इज़ हाउ यू सी यूएस ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर का टैग दिया, STA1 का टैग दिया, जिसके कारण इंडिया क्रिटिकल इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट कर सकता है। कई सारे अग्रीमेंट्स हमने साइन किए, लेमोआ, कॉमकासा, बेका, क्वाड ग्रुप बनाया, I2U2 ग्रुप बनाया, मालाबार एक्सरसाइज काफ़ी फ्रीक्वेंट होने लगा। तो ये इस तरह का डायग्राम बनाना नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रखा है कि देखिए 1970 से लेकर के मौजूदा टाइम की अगर बात की जाए, 50 सालों में इंडिया और यूएस के रिलेशंस ब्रॉडन हुए हैं, मजबूत हुए हैं, बढ़े हैं, और उसके पीछे कोई खास हमारा इंटरेस्ट यूएस में या यूएस का इंटरेस्ट इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन जो है जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बदले हैं, right? Cold War dynamics are no longer there, and US now wants to counter China, plus it also wants to counter radical Islam, and that is why India US is aligning strategically also. इंडिया USSR और बाद में इंडिया रसिया के रिलेशंस धीरे धीरे कमज़ोर हुए हैं, लेकिन उसके पीछे हमारे बीच में कोई डायरेक्ट डिफरेंसेस नहीं आए हैं। मेन आया है इंटरनेशनल लेवल पे जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बदले हैं। वो इंडिया जब यूएस के साथ करीब होगा तो नेचुरल सी बात है कि रसिया विल डेवलप एन एक्सेस विद पाकिस्तान एंड चाइना। दैट इज़ हाउ इंडियाज रिलेशंस विद रसिया इज श्रिंकिंग अ लिटिल बिट। ये बस समझाने के लिए था, ऐसा आपको बनाना नहीं है। वैसे ही मैंने एक दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया, सिग्निफिकेंस ऑफ अब्राहम अकॉर्ड्स फॉर इंडिया। सिंपल सी बात है, अब्राहम अकॉर्ड्स के कारण जो वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स में क्लियर कट फॉल्ट लाइन था, एक तरफ इजराइल और दूसरे तरफ अरबिक कंट्रीज़, वो फॉल्ट लाइन थोड़ा थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है, और इस कारण से इंडिया को अब अपनी फॉरेन पॉलिसी वेस्ट एशिया में मैनेज करने में आसानी होगी। अदरवाइज़ इजराइल से भी हमें कई सारे फ़ायदे थे, अरबिक कंट्रीज से भी कई सारे फ़ायदे थे, लेकिन अरब के कंट्रीज़ के साथ जाओ तो इजराइल के फ़ायदे छूट जाते थे, इजराइल के साथ जाओ तो अरब कंट्रीज़ के फ़ायदे छूट जाते थे। लेकिन अब हम दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन सबमिट इट फॉर इवैल्यूएशन पर्पस। आप हिंट्स के लिए ये सब पढ़ सकते हैं, ये पॉइंट्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल टेक्नोलॉजी डे, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, आज का दिन 11 मई ये हमारे देश में मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे की तरह, और इसको कॉइन किया था हमारे फॉर्मर लेट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इस दिन की खासियत क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डे? इसी दिन को 1998 में, यानी कि पूरे 25 साल पहले, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, जिसको ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। और ऑपरेशन शक्ति के बाद इंडिया ने खुद को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। तो थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम का इन इंडिया, क्योंकि आज ही मैंने बात की ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की 1974 में। तो आपको सोच करके लगेगा कि जब हमने 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया था तो तब हम अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट क्यों नहीं डिक्लेयर किए, वो भी ज़रा देखते हैं। तो देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओनली फॉर सिविलियन पर्पस। हमने डिक्लेयर किया कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिविलियन पर्पस के लिए, एनर्जी वगैरह के लिए, पावर जनरेशन के लिए, नॉट फॉर वेपन। लेकिन 1962 वॉर हो गया चाइना के साथ। उसके कुछ दिनों बाद चाइना ने, आई थिंक 1964-65 में चाइना ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया। और ऐसी भी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान भी चोरी छुपे न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, चोरी छुपे कर रहा है। ठीक है, और ऐसे हालात में इंडिया के लिए मजबूरी हो गई ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा करके एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन करना। तो हमने 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया, लेकिन ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो हमने पोखरण में किया, उसके बाद इंडिया ने अनाउंस किया कि वी हैव जस्ट डन दिस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन to demonstrate nuclear technology, and this nuclear technology will be used for civilian purpose only. We will not make nuclear weapon. तो हमने इसी तरीके का एक्सप्लोजन किया जिससे हम लोग सिविलियन पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएँ। लेकिन वर्ल्ड कंट्रीज़ वेयर ऑफ कोर्स सस्पिशियस कि नहीं, इंडिया झूठ बोल रहा है, ये टेक्नोलॉजी एक्सप्लोजन के लिए नहीं किया गया है, ये एक्सप्लोजन किया गया है ताकि वेपन बनाया जा सके। और तब यूएस ने हमारे ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए, NSG ग्रुप बनाया एंड ऑल। बट आवर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी वॉज बोल्ड इनफ कि येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर नेशनल इंटरेस्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सिक्योरिटी। आज जैसे आपने सुना जयशंकर साहब को कि इट इज़ ए डिफेंस वेपन, so that is why he went for Operation Shakti in 1998, and then after that successful Operation Shakti in Pokhran, India declared itself as a nuclear weapon state. लेकिन India always wanted to project itself as a responsible nuclear weapon state. So after Operation Shakti, India came up with its nuclear doctrine.
न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ नो फर्स्ट यूज़, कि भाई हम ये वेपन अपने डिफेंस के लिए बनाया है, वी विल नॉट यूज़ इट अगेंस्ट एनी एंटिटी अनलेस वी आर अटैक्ड विथ न्यूक्लियर वेपन। लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करता है देन वी विल रिटालिएट विथ मैसिव रिटालिएशन। मतलब अटैक हम न्यूक्लियर वेपन से करेंगे नहीं, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा न्यूक्लियर वेपन से तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं, राइट। एंड वी विल नेवर यूज़ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट। तो ये है नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी। नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी इंडिया के अलावा नॉर्थ कोरिया की भी है, चाइना की भी है विद अ स्टार मार्क। चाइना कहता है कि हम नो फर्स्ट यूज़ नॉर्मली फॉलो करेंगे, एक्सेप्ट अगर यूएस ताइवान के मामले में इंटरफेयर करता है तो फिर उस केस में हम लोग नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को रिजेक्ट कर देंगे और यूएस के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो स्टेट हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है और इनके नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी नहीं है। टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में, जैसे कि आज का दिन है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, तो टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है, या टेक्नोलॉजी रिलेटेड डेटा आज के अखबार में आया था तो ज़रा देख लेते हैं। इंडिया जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40th रैंक होल्ड कर रहा है, तो इनोवेशन में हम लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं। इसरो ने टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए एक बार में 104 सैटेलाइट लॉन्च किए, विच इज़ एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ, राइट। इंडिया ने कोविड वैक्सीन बनाया, इनफैक्ट इंडिया हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोविड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द फॉर्म ऑफ सेरम इंस्टीट्यूट। तो एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस एंड डे टू डे लाइफ, तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, टेली मेडिसिन वगैरह, यूपीआई, 40% ऑफ वर्ल्ड डिजिटल पेमेंट्स आर हैपनिंग इन इंडिया, आधार बेस्ड सर्विसेज, डीजी लॉकर, डीजी यात्रा, फास्टैग। सीधा सीधा स्नैपशॉट मैंने इसलिए दे दिया है ताकि कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेटा आपको याद हो जाए। ये इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये एक मेंस क्वेश्चन दिया है मैंने, लेकिन ये है न्यूक्लियर वेपन पे एथिक्स पेपर का सवाल, जीएस पेपर 4 का सवाल मैंने यहाँ दिया है। कैन अ कंट्री जस्टिफाई डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑन एथिकल ग्राउंड्स? हाउ डू यू इवेलुएट इंडियाज पोजीशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ऑन एथिकल ग्राउंड्स? देखिए, अभी बात को मेरे ध्यान से समझिए। लगभग 1-1.5 महीने से हम रोज़ मैं एक आधा आंसर लिख करके दिखा रहा हूँ आपको, राइट। अब पूरे आंसर्स लिखने के बजाय मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिर्फ हिंट्स दूँ, और हिंट्स के बेसिस पे आप आंसर लिखिए, सबमिट कीजिए पोर्टल पे और इवैल्यूएट कराइए। तो ये जो क्वेश्चन है एथिक्स पेपर का है न्यूक्लियर वेपन के ऊपर। यहाँ पे मैंने सिर्फ हिंट्स लिख करके दिया है। देखिए, न्यूक्लियर वेपन को अगर हम इवैल्यूएट करना शुरू करें तो डीओंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से तो न्यूक्लियर वेपन विल बी अनएथिकल, क्योंकि अल्टीमेटली वेपन इज़ अ वेपन एंड दैट विल लीड टू मोर डिस्ट्रक्शन। तो डीओंटोलॉजी क्या कहता है? मीन्स ही गलत है, तो एंड चाहे जो भी हो, डीओंटोलॉजिकल एथिक्स के हिसाब से न्यूक्लियर वेपन इज़ अनएथिकल। तो इस पे थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिएगा। टीलियोलॉजिकल एथिक्स हो के बेसिस पे, यानी कि टीलियोलॉजिकल एथिक्स एंड के बेसिस पे डिसाइड करता है कि क्या एथिकल है क्या अनएथिकल है। तो एंड के बेसिस पे भी देखना होगा कि आखिर क्या एंड अचीव करने की कोशिश कर रहा है एक देश विथ इट्स न्यूक्लियर वेपन। अगर पावर प्रोजेक्शन का गोल है, अपनी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने का गोल है, यानी कि सेल्फिश गोल है, तो उस केस में इसको अनएथिकल कहा जाएगा। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है यूएस बॉम्बिंग ओवर नागासाकी एंड हिरोशिमा इन 1945। आप देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 2 लगभग खत्म होने वाला था, हिटलर ऑलरेडी हैड कमिटेड सुसाइड, तो एक जापान को हराने के लिए आपको क्या जरूरत थी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की? इफ़ यू आर टू यूज न्यूक्लियर वेपन यू शुड हैव यूज्ड इट अगेंस्ट जर्मनी, why to use it against Japan? Japan anyway would have surrendered, but US used nuclear weapon just to have power projection, कि look how powerful I am. So that was unethical because it wanted to have supremacy over the world, दुनिया को डराना चाहता था। लेकिन अगर टेलीलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि कोई देश सेल्फ डिफेंस अटेन करना चाहता है, तो उस केस में टेलीलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इसको एथिकल कहा जा सकता है। वहाँ पे आप एग्जांपल दे दीजिए इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। कैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो न्यूक्लियर वेपन है वो सेल्फ डिफेंस के लिए है? तो उसके लिए है फिर हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन विच इज़ नो फर्स्ट यूज। आपको ये बात भी जाननी चाहिए कि इंडिया डिमांड्स कंप्लीट डिसआर्मामेंट। इंडिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स को गिव अप करने के लिए तैयार है, बशर्ते दुनिया के बाकी देश भी अपना न्यूक्लियर वेपन गिव अप कर दें। एनपीटी के हम सिग्नेटरी इसलिए नहीं है क्योंकि एनपीटी कहता है कि P5 कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, बाकी कोई नहीं रख सकता। सो दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी। Otherwise, India is ready. If P5 countries are also willing to give up their nuclear weapon, India also is willing to give up its nuclear weapon. So that is a clear-cut argument कि India is not developing nuclear weapon for threatening anybody or for power projection. It is simply developing nuclear weapon as its defense weapon, nothing else. So ये arguments आप लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर
ये 15 मार्कर का सवाल में इतने से आर्गुमेंट से कैसे होगा? आप लिखने का स्किल डेवलप कीजिए, आप डीओंटोलॉजिकल एथिक्स को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, टीलोलॉजिकल को थोड़ा डिफाइन कर दीजिए, आर्ग्यूमेंट्स को थोड़ा और एलाबोरेट करके दीजिए। एक दो एग्जांपल अपने तरफ से लाइए कि पाकिस्तान ने जो वेपन बनाया या चाइना ने जो बनाया वो अनएथिकल था। इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 15 मार्कर क्या, इस पर तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं विद दिस डिस्कशन। आई होप यू विल बी एबल टू ट्राई इट। 150 वर्ड्स का इसका एक आंसर अटेम्प्ट कीजिए एंड यू कैन सबमिट इट फॉर इवैल्यूएशन पर्पस। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पोषण भी एंड पढ़ाई भी। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है पोषण भी एंड पढ़ाई भी। पोषण भी एंड पढ़ाई भी जो इनिशिएटिव है दैट इज फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एट आंगनवाड़ी सेंटर। और ये पोषण भी पढ़ाई भी फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर जो स्टार्ट किया गया है, इट हैज़ बीन अंडर मिशन पोषण 2.0। मिशन पोषण 2.0 is running in our country from 2021 to 2025-26, जिसका मेन गोल है बच्चों के अंदर, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम को एड्रेस करना। पोषण भी और पढ़ाई भी प्रोग्राम के अंतर्गत होगा क्या कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, यानी कि नर्सरी वाले जो क्लासेज हैं, नर्सरी एलकेजी जिसको हम कहते हैं, प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है उसका एक लंबा सा या मतलब लार्ज नेटवर्क बनाया जाएगा। बेसिकली आंगनवाड़ी सेंटर्स में ही प्री प्राइमरी एजुकेशन होता है, तो आंगनवाड़ी सेंटर्स को डेवलप किया जाएगा और लार्ज नेटवर्क ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर या प्री प्राइमरी एजुकेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे जहाँ पे बच्चों को बेसिक न्यूट्रिशन भी दिया जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा। दैट इज़ द इनिशिएटिव जिसका नाम है पोषण भी पढ़ाई भी। आपके दिमाग में क्लियरली स्टैब्लिश हो जाए इसके लिए मैंने ये फ्लो चार्ट दिया है। देखिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS स्कीम लाया गया था 1975 में, जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी सेंटर्स बनाए जाते हैं रूरल एरियाज़ में ताकि वहाँ पे मदर एंड जो न्यूली बॉर्न चिल्ड्रन हैं उनकी हेल्थ का और एजुकेशन का ध्यान दिया जा सके। आंगनवाड़ी सेंटर्स पे शुरुआत की गई इसकी अंडर ICDS स्कीम। ये जो ICDS स्कीम है इसके अंतर्गत लाया गया है मिशन पोषण 2.0। मिशन पोषण 2.1 वाज फ्रॉम 2016 टू 2022, जिसमें माल न्यूट्रिशन को घटा करके 25% के आसपास लाना था। वो हम लोग पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, इसीलिए लॉन्च किया गया मिशन पोषण 2.0 2022 से 2026 तक। मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत वही फोकस है जो आंगनवाड़ी सेंटर पे किया जाता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में जो मदर होती है और जो न्यूली बॉर्न चिल्ड्रन होते हैं उनका हेल्थ का और एजुकेशन का, बच्चों के एजुकेशन का ध्यान दिया जाता है। तो इसी मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत अब नया इनिशिएटिव लाया गया है पोषण भी पढ़ाई भी, जिसके अंदर लार्ज प्री स्कूल नेटवर्क्स खोले जाएंगे। और ये पोषण भी पढ़ाई भी वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसमें लार्ज प्री स्कूल नेटवर्क खोले जाएंगे, दैट वाज सजेस्टेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। एक डाटा जब भी माल न्यूट्रिशन पे सवाल आए या अर्ली चाइल्डहुड केयर पे सवाल आए तो एक डाटा हमेशा आपके लिए हैंडी हो सकता है फॉर स्टार्टिंग द क्वेश्चन इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, कि 85% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट इज अचीव्ड बाय द एज ऑफ 6 ईयर्स। इसीलिए आंगनवाड़ी सेंटर का इकोसिस्टम हमारे देश में मजबूत करना जरूरी है। इसीलिए मिशन पोषण जैसे स्कीम्स जरूरी हैं, क्योंकि 85% तक तो मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट 6 साल में ही हो जाता है। तो तब ध्यान दिया तो ठीक, नहीं तो सब बेकार। दिस आर्टिकल इज अबाउट ग्वालपरिया डायलेक्ट। एक आर्टिकल आया था द आसाम ट्रिब्यून में ग्वालपरिया लैंग्वेज पे, मैंने सोचा कि इसको कवर कर लेता हूँ, हो सकता है इससे रिलेटेड मेंस जीएस पेपर 5 में कोई सवाल लग जाए। तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 आसाम इशूज़ पॉइंट ऑफ व्यू। मैं पहले ही बता दूं कि इस टॉपिक पे मेरा नॉलेज काफ़ी लिमिटेड है, तो जो मुझे पढ़ के समझ आया वो मैं बता रहा हूँ। सीधी सी बात है, इसमें बताया गया है कि हमारे स्टेट आसाम में असमीज़ लैंग्वेज के लगभग 4 डायलेक्ट बोले जाते हैं। एक तो ग्वालपरिया लोअर आसाम में, कामरूपी, सेंट्रल एंड ईस्टर्न डायलेक्ट। लेकिन ये आर्टिकल जो है कहता है कि ग्वालपरिया को डायलेक्ट ना कह करके लैंग्वेज लेवल पर डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ग्वालपरिया जो है काफ़ी सारे लोगों द्वारा बोला जाता है इन लोअर आसाम एंड नॉर्थ बंगाल। It is spoken by basically Desi Muslims and Koch Rajbangshi community people, and that is why this language is also known as Desi भाषा एंड राजबंशी भाषा। तो बेसिकली इस आर्टिकल का आर्गुमेंट है कि इसको एक लैंग्वेज का दर्जा दिया जाना चाहिए, डायलेक्ट नहीं रखा जाना चाहिए। क्यों ऐसा वो कह रहे हैं? क्योंकि ग्वालपरिया is considered to be a dialect of Prakrit, same like Assamese, which was considered to be dialect of Prakrit, and Bengali, which was considered to be a dialect of Prakrit। तो जब पनिनी ने
5th सेंचुरी बीसी में अष्टध्यायी लिखा था, विच इज ए ग्रामर बुक ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। उसके पहले प्रकृत काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था हमारे देश के अंदर। पनिनी ने संस्कृत को वापस से पॉपुलर बनाया 5th सेंचुरी बीसी में। उसके पहले प्रकृत काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था, पन्नी ने संस्कृत को पॉपुलर बनाया। तो प्रकृत के अलग अलग डायलेक्ट्स थे, उसमें से था असमीज, बंगाली आज का, और ग्वालपरिया। बाद में कैसा हुआ, असमीज बंगाली के रिटन स्क्रिप्ट्स भी डेवलप हो गए, इसलिए दे डेवलप टू द लेवल ऑफ लैंग्वेज, जबकि ग्वालपरिया का अपना रिटन स्क्रिप्ट उस तरह से डेवलप नहीं हुआ। दैट इज़ वाई इट रिमेन्ड ए डायलेक्ट ओनली, एंड दैट इज़ वाई राइटर कहते हैं कि इसको भी लैंग्वेज के लेवल पर डेवलप करना चाहिए। बट दैट इज़ माई लिमिटेड नॉलेज ऑन दिस टॉपिक। मैंने इसको इसलिए कवर किया ताकि कुछ अगर मेंस पेपर 5 में काम आ जाए। टिल 17th सेंचुरी, इसी आर्टिकल में लिखा है, ग्वालपरिया वॉज वाइडली यूज्ड फॉर लिटरेरी पर्पस बाई लॉरेट्स लाइक हेम सरस्वती, माधव कांदली, माधव देवन, भट्टदेव। करेंट टाइम में ग्वालपरिया लैंग्वेज से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिस्ट हैं, ऑफकोर्स प्रतिमा बरुआ पांडे जी। इस तरह का सवाल मुझे लगा कि क्या पता पूछ ले, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ असमीज लैंग्वेज विद सम डिस्टिंक्टिव फीचर। आपको मुझसे बेहतर पता होगा, इस पर थोड़ा सा आंसर प्रिपेयर कर लीजिएगा, 2-2, 3-3 लाइन। बाकी अगर एग्जाम में आ गया तो और उसको एक्सपैंड करके लिख दीजिएगा। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, राइस का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा 5 सालों में कहाँ से हुआ है, इंडिया से। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।